नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस शो में हम सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की चर्चा करते हैं। किसी कानून को बदलने की बात हो या कोई रूल रेगुलेशन लाना, उसका असर आप पर, आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। पर्सनल फाइनेंस की बात हो या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बैंकों की बात हो या देश विदेश की इकोनॉमी से, सभी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के मनी सेंट्रल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक अहम जानकारी देना चाहता हूं। Money9 ने लॉन्च कर दिया है अपना Money9 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। इसके लिए आपको 3 प्लान्स जो हैं दिए जा रहे हैं। पहला प्लान है इकोनॉमी, इसके लिए आपको अदा करना है 179 रुपीज़। दूसरा प्लान है स्टैंडर्ड, इसमें आपको 299 रुपीज़ पे करना है। वही तीसरा प्लान है वीआईपी, जिसमें आपको 599 रुपीज़ चार्जेस जो हैं वो आपको देने हैं। इन तीनों प्लान्स में ढेरों फायदे आपको मिल रहे हैं। इससे आपकी ढेरों कमाई हो सकती है, नॉलेज बढ़ सकता है और तमाम फायदे मिल सकते हैं। तो चलिए, इस खबर के साथ ही अब हम लोग मनी सेंट्रल का रुख करते हैं। चलिए, आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी यूपीएस में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम की भी मांग दोहराई जा रही है। क्या है पूरा मामला? क्यों यूपीएस में बदलाव चाहते हैं कर्मचारी संगठन? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील की। खबरें ये आ रही हैं कि अगले 48 घंटे में भारत अमेरिका की मिनी ट्रेड डील का ऐलान हो सकता है। क्या सभी गंभीर मुद्दों पर बातचीत होगी? जितने भी मतभेद थे उनको सुलझा लिया गया क्या? इसके अलावा अमेरिका में नए कानून का ऐलान हो गया, वो भी 500% टैरिफ वाला। क्या है नया कानून? क्या होगा भारत पर असर? आसान भाषा में इसको भी डिकोड करने की कोशिश करें। अंतिम में चर्चा करेंगे कार्बन एमिशंस और कार सेल्स की। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू, एमजी मोटर और टोयोटा किर्लोस्कर ने मारुति सुजुकी के एक प्रस्ताव का विरोध किया है। ये प्रस्ताव छोटी कारों के फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स में ढील देने से जुड़ी हुई। क्या है पूरा मामला? क्या इस कदम से किसी एक कंपनी को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान? एकदम आसान भाषा में इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने की आखिरी तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया। कहा जा रहा था कि इससे उन कर्मचारियों को भी मौका मिलेगा जो पहले तय समय में आवेदन नहीं कर पाए थे। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि सरकारी कर्मचारी यूपीएस में बदलाव की मांग कर रहे हैं। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? क्या डिमांड है इनकी? नहीं, देखिए, यूपीएस को लेके हम चूँकि बार बार चर्चा करते रहते हैं और चूँकि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की पेंशन और उनकी सैलरी से जुड़ा हुआ मसला है और पेंशन को लेके पिछले कुछ वर्षों से लगातार एक तरह की डिमांड्स बड़ी चल रही। पहले हमने इस चीज़ को आर्म्ड फोर्सेस में होते हुए देखा और उसके बाद अब जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी डिमांड आ रही। सरकार से मांग ये थी कि वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करें। एनपीएस से भी अच्छी व्यवस्था कर्मचारी चाहते थे। फिर सरकार ने एक कमेटी बनाई, कई राज्यों में आंदोलन हुए और चुनावी मुद्दा बना। उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई, उसके बाद यूपीएस को पिछले साल काफ़ी अपना धूमधाम से उसको लॉन्च किया गया और उसको लेके ये था कि ये एक सरकार की एक बड़ी गेम चेंजर स्कीम है जिसमें जो कर्मचारी हैं वो बड़े पैमाने पर इसमें आवेदन करेंगे और उसमें शिफ्ट होंगे। उसके बाद इसको अब लागू भी किया गया। 30 जून तक की डेडलाइन थी, लेकिन इसमें जो रिस्पॉन्स आया वो बेहद ठंडा और बेहद सुस्त आया और उसके बाद हाल में ही सरकार को इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर करनी पड़ी। लेकिन इस सब के बावजूद जो कर्मचारी संगठन हैं और कर्मचारी हैं वो इस स्कीम में बदलाव चाहते हैं। वो एक मुश्त जो असली मसला असल में पक्की पेंशन का है। एग्जैक्टली सर, कि घूम फिर के जो सुई है सर, पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस पर आ रही है। हालांकि अभी जो बदलाव, नया वाला बदलाव जो किया गया था उसमें ग्रेच्युटी को भी ऐड किया गया था। कहा गया था कि इससे जो है बहुत हद तक जो है रेप्लिका करने की कोशिश की गई, यानी ओपीएस को यूपीएस बनाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी कर्मचारी और कर्मचारी संगठन इस पर जो है ठीक ठाक मतलब नजर नहीं आ रहे हैं सर। विरोध प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। बिल्कुल, तो बात वही है कि एक जो मसला था कि 25 साल जब किसी कर्मचारी की सर्विस हो जाएगी उसके बाद ही उसको 50% जो पेंशन है
उसकी लास्ट ऑन सैलरी का 12 महीने की लास्ट ऑन सैलरी का एवरेज का 50% जो देने की बात थी, उसको लेके कर्मचारियों की एक डिमांड ये है कि ये हमको इसके पीछे की भी, अगर किसी की 25 साल की सर्विस नहीं भी होती है तो उससे कम अवधि में जो पेंशन एकदम से रिड्यूस होगी या कट होगी, वो उससे छुटकारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे हालात में भी 50% पेंशन या आपको आधी जो सैलरी थी उसका आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी मांग है। उसके अलावा जो अर्धसैनिक बलों वाला जो मामला है सर, वो कह रहे हैं कि तत्काल इनको पेंशन की मांग की बात कही जा रही है कि हमको तत्काल पेंशन दे दिया जाए। वो होता ये है सर, मामला ये है, कर्मचारी संगठनों से लगातार मेरी बातचीत जो है चलती रहती है। उनका कहना होता है कि देखिए आप 25 साल का जो डेडलाइन आपने बना दिया है कि भाई 25 साल तक अगर आप नौकरी करें तभी आपको एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। इन लोगों को क्या होगा जो 10 साल 15 साल ही नौकरी कर पाते हैं, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो उनको भी ध्यान में केंद्रित रखना चाहिए और आप उसके हिसाब से भी आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि समय से पहले अगर मान लीजिए कोई बाहर निकलना चाह रहा है तो उसको जो है कॉर्पस जो है, जो इकट्ठा जो है, उस पर जो रिटर्न का दावा है उसको लेकर रार है। फिर उसके बाद सिंगल पेरेंटिंग वाला मामला है सर। सिंगल पेरेंटिंग वाला मैं आपसे न्यूज़ रूम से भी पूछ रहा था। कहा जा रहा है कि एकल माता पिता के बच्चों के लिए भी लाभ की बात कही जा रही है। क्या है मामला सर, इसको भी हम समझना चाहेंगे। ये जो सिंगल पेरेंट्स हैं जिनके मान लीजिए कोई सेपरेशन है, कोई डिवोर्सी है, तो उनको भी इसके उनको और उनके बच्चों को भी जो फायदा मिले, पूरे फायदे जो पेंशन के हैं वो दिए जाने चाहिए। इसको लेके भी डिमांड्स जो है वो कर्मचारियों की है। तो मोटे तौर पर अगर बात को आप देखें तो सरकार की ने बहुत कोशिश की जब इसको लॉन्च किया गया अप्रैल में कि 1 अप्रैल 2025 1 अप्रैल से, और कहा गया कि अब आपके पास 30 जून तक का वक्त है। और लोगों सरकार की जो एक्सपेक्टेशन थी या उम्मीद थी वो ये थी कि बड़े पैमाने पर या कहें कि एक मुश्त जो है वो लोग इसमें आवेदन करेंगे, क्योंकि अंदाज़ा एक उस समय जब लॉन्च की गई थी यूपीएस तब ये लगाया गया कि एनपीएस के मुकाबले लंबा चौड़ा इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। जी, चर्चा में आगे चलेंगे प्रवीण से, लेकिन मेरे पास एक डेटा है यूपीएस वर्सेस एनपीएस वाला, मैं समझाता हूँ। देखिए यूपीएस में कहा जा रहा है कि पेंशन की गारंटी दी गई, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई जो है भरोसा नहीं दिया गया है। साथ ही कहा गया कि यूपीएस जो ऑप्ट करने वालों को अब ग्रेचुटी का भी फायदा मिलेगा, जो पहले पुराने पेंशन सिस्टम में था। कहा गया कि यूपीएस उन कर्मचारियों के लिए ठीक है जो फिक्स्ड इनकम के लिए या पेंशन के लिए जो निश्चिंत होकर बैठ कर रहना चाहते हैं, उनके लिए फायदेमंद होगा। एनपीएस में जो पेंशन का जो अमाउंट गारंटीड नहीं होता था सर, एनपीएस में पेंशन का अमाउंट जो है गारंटीड नहीं होता था, लेकिन क्योंकि इसके पीछे तर्क दिया गया कि ये मार्केट लिंक्ड, इसको लेकर भी दो पक्ष की रार है सर। मार्केट लिंक्ड को लेकर भी रार ये था कि भाई मेरा पैसा जब बाजार में जो गिरावट देखने को मिली सर, तो उस समय कहा गया कि एसआईपी का नेगेटिव रिटर्न्स है, इकोनॉमी जो है चरमराई हुई दिख रही है, ग्लोबल इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई हमारा पैसा तो मान लीजिए अभी जिसको रिटायर करना उसको तो घाटा हो जाएगा। कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि नहीं भाई यूपीएस अच्छा, पैसा एनपीएस में मिलेगा, ये भी तर्क है सर। तो इसके अलावा यूपीएस में देखिए सरकार की जो कोशिश रही वो ये रही कि यूपीएस में एनपीएस का भी फायदा हो, कुछ पोर्शन एनपीएस का रहे और कुछ पोर्शन ओल्ड पेंशन स्कीम का रहे। तो उन दोनों की, जैसे कि यूपीएस में शेयर बाजार में पैसा लगाने का हिसाब किताब नहीं है, इसका मतलब ये है कि सरकार का कहना ये है कि आपको एक स्टेबल हम पेंशन देना चाहते हैं। तो ये एक जो पक्की पेंशन वाला मामला हुआ, प्लस एनपीएस का जो हुआ कि आपको जो रिस्क था एनपीएस का, अब लोगों को लगता है कि एनपीएस में ज़्यादा उनको रिटर्न मिल रहे हैं और उस हिसाब से पेंशन उनकी ज़्यादा तगड़ी हो सकती है। जी, आप बता रहे थे कुछ। जी सर, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रार ये है कि तमाम ये जो मैंने फ़ायदे आपको गिनाए कि एनपीएस वर्सेस यूपीएस का, उसके बावजूद सर 27 लाख कर्मचारी संगठन हैं, माफ़ कीजिएगा 27 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, उसके बावजूद 1% से भी कम लोग जो हैं एनपीएस से यूपीएस में स्विच करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका भी हवाला दे रहे हैं कर्मचारी संगठन कि भाई आपने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन देखिए बहुत कम लोग स्विच कर रहे हैं। तो ये गंभीर मसला है या नहीं है, या इसको भी आपसे? गंभीर मसला बिल्कुल है, और सरकार देखिए अगर अभी तक कर्मचारी जुड़े नहीं हैं तो आप ये मान के चलिए कि 30 सितंबर तक भी इस तादाद में बहुत बड़ा इजाफा होने की मैं कहूँगा कि उम्मीद कमी है जी। और जब कर्मचारी संगठन अब और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या सरकार को इसको ट्वीक करना पड़ेगा, इस पूरी पेंशन स्कीम को, क्या इसको और ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ अलाइंड करना पड़ेगा। देखिए पुरानी पेंशन स्कीम जस की तस आए नहीं, जस की तस आए वो तो बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। जिसको 2004 में अबंडन कर दिया गवर्नमेंट्स ने, केंद्र सरकार ने खास तौर पे उसको बंद कर दिया, उसकी वापसी तो
बहुत मुश्किल है। लेकिन उसकी दिशा में अगर सरकार बढ़ती है, थोड़ा बहुत और खजाने का, गवर्नमेंट एक्सचेकर का पर थोड़ा और बोझ बढ़े और उसकी तरफ बढ़े, तो हो सकता है इसको बेहतर बनाकर यूपीएस को फिर से क्या लॉन्च किया जा सकता है। क्या सरकार इसमें एक दो नए फीचर और ला सकती है, जैसा ग्रेच्युटी को लेके किया गया जी। क्या कुछ और चीज़ें ला सकती है, क्या कुछ एज का जो बैरियर है कि आपकी कितनी सर्विस है जी, उसके बेस पे आपको 50% वो मिलेगी, क्या उसको 15 साल पे ला सकते हैं 25 साल की बजाय घटा के। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको लेके हो सकता है सरकार आने वाले वक्त में रास्ता तलाश करे, क्योंकि अगर एनपीएस से यूपीएस पे शिफ्ट नहीं होंगे लोग तो वो सरकार की पूरी पेंशन को लेके जो Flop नई होगा। स्कीम आई है उसको लेके सरकार का एक फेल्योर माना जाएगा सर इसमें एक और पेंच है जिसको भी मैं आपसे समझना चाहूँगा। कहा गया कि एक बार अगर आपने यूपीएस ऑप्ट कर लिया, स्विच करने वाला मामला है सर, फिर आप वापस नहीं आ सकते एनपीएस में। तो जाहिर तौर पे बात है और वो होना भी वैसा ही चाहिए। आप किसी एक पेंशन सिस्टम में रहेंगे, एक सिस्टम से निकल के दूसरे में फिर कहा जाएगा कि नहीं अब हम एनपीएस में आ गए, अब एनपीएस से मुझे फिर से मौका दिया जाए यूपीएस में आने का। कोई 10 साल तक यूपीएस में रहा, यूपीएस के बाद 10 साल के बाद कहेगा नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एनपीएस में मुझे लेके चलो, तो अब उसका पूरा हिसाब किताब उठा के फिर वहाँ लेके जाना, वहाँ के रिटर्न अलग हैं, वहाँ का पूरा इन्वेस्टमेंट का तौर तरीका अलग है। तो वो जो पूरा मसला है, मुझे लगता है कि एक बार की ही परमिशन होनी चाहिए और इसमें किया ये काम भी जा सकता है कि एनपीएस को केवल प्राइवेट उस तक सीमित रखा जाए। यूपीएस को पूरा अगर इसको बेहतर बनाया जाता है तो न सिर्फ केंद्र के कर्मचारियों के लिए बल्कि राज्य के कर्मचारियों के लिए भी इसको ही लाया जाए। एनपीएस को आप जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके लिए इसको सीमित रखें। जी। जरूरत नहीं है कि अलग अलग उसके ऑप्शंस ऐसे ही भरमार है सर। अटल पेंशन योजना देख लीजिए, पता ही नहीं चलता। अम्ब्रेला पेंशन स्कीम की भी बात हो रही है, फिर तमाम तरह की यूपीएस है, एनपीएस है, ओपीएस भी चल रहा है। हालांकि जो लोग 2004 से पहले भी रिटायर नहीं हुए हैं तो उनको तो भाई ओपीएस वाला मिल ही रहा है ना मामला, उनको भी चल रहा है। तो तमाम तरह की तो पेंशन स्कीम चल ही रही, ऊहापोह की भी स्थिति है। लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन की जो बातें हैं उनको भी लाना चाहूँगा मैं पिक्चर में। कुछ सवाल ये उठाया जा रहा है सर कि कई केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में यूपीएस का सही से ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनरों का भी अभाव है, ऐसा कहा जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। भाई आप भले बताएंगे भी तो। नहीं तो ये इसको लेके तो देखिए सरकार ने एनपीएस और यूपीएस को लेके न केवल ऐड छपवाए अखबारों में, उसके अलावा हमने भी बताया था कि जो एक पूरे के पूरे पीपीटीज आप कहिए या प्रेजेंटेशन है वो तैयार किए गए और जो जिन लोगों को जानकारी है उनके जरिए अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में इस तरह के प्रेजेंटेशन दिए गए ताकि कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो इससे जुड़ें। लेकिन बड़ा मसला ये है कि अगर यूपीएस इतनी अच्छी, इतनी अट्रैक्टिव और बेहतर स्कीम होती कर्मचारियों के लिए तो अब तक ये मानकर चलिए आप कि 50-60% से ज़्यादा लोग इसको चुन चुके होते। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मन में एक बड़ी आशंका जरूर है और वो वजह भी यह है कि पेंशन जैसी बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके रिटायरमेंट के बाद जब आपकी अर्निंग सोर्सेज दूसरे खत्म हो जाते हैं तब आपके पास इकलौता सहारा होता है पेंशन का। तो वो फिक्र मुझे लगता है कि कर्मचारियों के दिमाग में ज़्यादा है। उनको लगता है कि पुरानी तो ख़त्म कर ही दी थी पेंशन व्यवस्था, कहीं ऐसा ना हो कि एनपीएस के जरिए जो उम्मीद है अच्छी पेंशन मिलने की वो भी इस पेंशन स्कीम के जरिए उनकी मुश्किल में पड़ जाए। सर एक कम्यूटेशन पेंशन वाला भी मामला, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसको भी लेकर भी बहुत खबरें आ रही हैं कि कहा जा रहा है कि उसका भी जो एज है या जो लिमिट है उसको भी घटाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले 15 साल तक कम्यूटेशन पेंशन वाला मामला चलता था, उसको घटाकर 12 साल करने की भी मांग की जाए। पेंशन को लेकर देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अलग अलग लेवल पे, चाहे उसमें जैसे जिस तरह का मामला 8वें वेतन आयोग को लेके है और उसके साथ जुड़ी हुई एरियर की बात आ जाती है उसमें जो कोविड के ड्यूरेशन का है। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो पेंडिंग है और कर्मचारियों की बहुत सारी लंबी चौड़ी मांगें भी हैं। सरकार कितनी मानेगी इन चीज़ों को, ये अलग विषय है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण मिनी ट्रेड डील अगले 48 घंटों के भीतर फाइनल हो सकती है। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत वॉशिंगटन में तेजी से चल रही है, आगे भी बढ़ रही है और भारत की ट्रेड टीम ने अपनी यात्रा जो है उसको भी बढ़ा दी ताकि बचे हुए मुद्दों पर सहमति जो है बनाई जा सके।
प्रवीण सर, इस डील को 9 जुलाई की समय सीमा से पहले पूरा करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको भी पता है सर कि उसके बाद अमेरिका की ओर से ऊंचे टैरिफ लागू हो सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप सर इस सबसे बड़े डेवलपमेंट को? नहीं, ये आज खबर आई है और सोर्सेस के हवाले से इस खबर को कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर या पब्लिकेशंस ने छापा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन के भीतर यानी इसी वीकेंड तक भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हो सकती है। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि ये ट्रेड डील एक मिनी ट्रेड डील या एक फर्स्ट फेज की ट्रेड डील हो सकती है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ सेक्टर्स को शामिल किया जा सकता है। जी प्रवीण सर, इसमें आप आगे बढ़िएगा। अमेरिका की मांग जो है और उसको वर्सेस इंडिया की मांग और डिमांड, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका की मांग है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनको भारतीय बाजार में एंट्री दी जाए। इसको लेकर जो भारत की आपत्ति भी है वो भी समझना हम आपसे चाहेंगे। वो कह रहे हैं, भारत की सरकार कह रही है कि ये जो है हमारे किसानों की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा रिस्की साबित हो सकता है। ये मामला क्या है सर? नहीं देखिए, जीएम जो क्रॉप्स हैं उसमें वो पूरे के पूरे एग्री सेक्टर के साथ जो इंडिया का जो एक दलील है, एक तर्क है, उसमें वो बात शामिल हो जाती है। एग्री सेक्टर हो गया और उसके साथ आपका डेयरी सेक्टर हो गया। इन 2 सेक्टरों को लेके भारत एक तरह से कहे कि बिल्कुल अपना एक वेट एंड जो वॉच है, हाँ बिल्कुल एक कड़ा रुख है भारत का कि उस पर हम नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं हैं। उसी में जीएम प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, जीएम क्रॉप्स भी आ जाते हैं। और भारत का कहना यह है कि हमारी पूरे के पूरे देश के जो किसानों की आमदनी है वो उस पर टिकी हुई। साथ ही कुछ हलकों में इस बात का भी कंसर्न है कि भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए भी अमेरिका को भारत में अपने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल 0 रेट्स पर लाने की, जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनको या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको लाने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह के भी कुछ कई अर्थशास्त्रियों ने अपने तर्क दिए हैं। जी, अब प्रवीण सर, फार्मा सेक्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। वो फार्मा से रिलेटेड एपीआई वाला भी मामला है, उसको भी समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे फार्मा में देखिए, भारत का जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा है और भारत वहाँ चाहता है कि, और इसके अलावा आप फार्मा के साथ ही 2-3 चीज़ें और भी हैं। लेदर है, एग्जैक्टली सर, गारमेंट, फुटवेयर और लेदर जैसे जो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर अमेरिकी टैरिफ में कमी या छूट की मांग की है भारत सरकार ने। और ये भी कहा है कि वो अमेरिकी मांगे तभी पूरी की जाएगी जब हमारी मांगों को सुना जाएगा। एक तरफा बार बार कहा जा रहा है सर कि एक तरफा डील नहीं होती हुई दिखेगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम कमज़ोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कमज़ोर पड़ने की बात नहीं है। और थोड़ा सा पिछले अगर कुछ महीनों की बात करेंगे तो उसमें भारत का रुख थोड़ा सा सख्त हुआ है अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर। भारत ने ये कहा कि हम किसी भी कीमत पे अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने को तैयार नहीं है, कि ठीक है चाहे जो कुछ हो जाए, अब हमें डील करनी है। इतना उत्सुक नहीं है, इतना उत्सुक नहीं है। तो ये एक चीज़ साफ होती दिखाई दे रही है। और उसमें बड़ी अड़चन इन्हीं 2-3 चीज़ों को लेके है। एक एग्री प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, अमेरिका की जो लग्जरी कारें हैं उनकी भारत में एंट्री को लेके सरकार ने थोड़ी रियायत दी है, बजट में भी रियायत दी थी। तो इन मसलों पे क्या सहमति बन पाती है, जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनकी अगुवाई में टीम ने वहाँ स्टे बढ़ाया है। और जो सोर्सेस के हवाले से बात आ रही है कि इसी वीकेंड पे हो सकती है, तो देखना होगा उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, भारत को क्या फ़ायदे हैं उसमें, अमेरिका को कितना फ़ायदा है। क्योंकि ट्रंप भी कह देते हैं बार बार कि भारत बिल्कुल टैरिफ को रिड्यूस करके हमारे साथ डील करने के लिए एकदम तैयार हो गया है, 0 टैरिफ। और एक बड़ी डील जो है, बिग ब्यूटीफुल डील इंडिया के साथ भी हो सकती है। तो जाहिर तौर पर अमेरिका की तरफ से वो बयान दे रहे हैं, लेकिन भारतीय पक्ष की तरफ से देखिए कोई बहुत बड़ा ऐसा बयान, आउटराइट बयान नहीं आ रहा, या कैटेगोरिकली सरकार की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा कि हम इन चीज़ों पे राजी हो गए, इन चीज़ों पे राजी नहीं है। मैं तो इसको सर बचकाना कहूँगा, बचकाना हरकत है ये, कभी कुछ कह देना। आज भी देखिए ना, एक बम फोड़ दिया उन्होंने, कह दिया कि 500% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस से जुड़ा हुआ मामला क्या है सर, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। अमेरिका में कहा जा रहा है कि 500% का टैरिफ लगेगा, किन देशों पर पड़ेगा सर? क्या भारत उसकी जद में आएगा? भारत पर इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं देखिए, अमेरिका वो अलग अलग तरह की जो टैरिफ को लेके या ट्रेड को लेके, अब वैसे तो पहली जो डेडलाइन है वो 9 जुलाई की सबसे बड़ी डेडलाइन है, जिसको लेके सारी दुनिया का एक कंसर्न है। यूके के साथ डील हो गई है और इफेक्टिव भी हो गई, लागू भी हो गई है। आज वियतनाम के साथ भी हो गई। बिल्कुल, वियतनाम के साथ भी ट्रेड डील हो गई है और वो बहुत महत्वपूर्ण डील है, जिसमें कि एक ट्रांसशिपमेंट का मामला शामिल है।
वियतनाम। सर वियतनाम वाला आगे बताइएगा, पहले ये बता दीजिए 500% टैरिफ वाला रूसी वाला क्या मामला है सर? कहा जा रहा है कि जो रूस से तेल खरीदेगा उस पर हम 500% टैरिफ लगा देंगे, जबकि हम लोगों ने देखा सर कि हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। 45 से 55% हम लोगों ने तेल रूस से खरीदा, कम दाम में खरीदा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचा, तो ये तो हमारे फायदे की बात थी। अब क्या नुकसान होगा क्या? नहीं, बिल्कुल। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है या टैक्स लगाता है ऐसे कंट्रीज़ पर जो कि रूस से ऑयल ख़रीद रहे हैं, और फिर भारत तो ख़ास तौर पर रूस से क्रूड लेके उसको दुनिया भर में जो रिफ़ाइन करके उसको सेल करता है, भारत बिक्री करता है, देश भर की कंपनियां करती हैं उसमें, उसको लेके जो इनका बयान है एक, या करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से, एक तरह से सैंक्शंस का हिस्सा हो जाएगा अमेरिकी रशियन ऑयल पे। मुझे लगता है कि भले बयान दे रहे हैं, ये करना इसको इतना आसान नहीं है। दुनिया भर के लिए ट्रेड और ऑयल की जो सप्लाई है उसमें डिसरप्शन करने वाली बात है। रशिया की तरफ से अपने स्टेप लिए जा सकते हैं उसको लेके, तो मुझे मुश्किल लगता है भारत को। जब पिछली बार भी देखो, आप याद कीजिए, जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था और दुनिया भर ने मतलब अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे रशिया पे, तो भारत एक तरह से उससे बाहर था, भारत पे उस तरह के सैंक्शन नहीं लगाए गए जी। तो हो सकता है भारत को अभी भी फिर उसमें कुछ फ़ायदे हों, कुछ रियायत मिले, एग्जेम्पशन मिल जाए। मुझे मुश्किल ही लगता है अभी इस तरह की चीज़ों को लागू कर पाना। अब प्रवीण सर, नाउ लेट्स कम टू यूएस वियतनाम ट्रेड डील, ये बताइए। उसमें देखिए, जो एक ट्रेड डील दोनों देशों के बीच में हुई है, उसमें वियतनाम से सीधे जो अमेरिका चीज़ें जा रही हैं उस पर 20% टैरिफ की बात है, और जो ट्रांसशिपमेंट के जरिए आ रही, मान लीजिए भारत होके आ रही है, दूसरे देशों के तरफ से होके जा रही है अमेरिका। ट्रांसशिपमेंट वाला मामला समझाइए। मतलब उसमें कंट्री ऑफ ऑरिजिन का मसला अलग होता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है, कहाँ पे देश चीज़ पैदा हुई है, उसके बाद किन देशों से होती हुई आई है, क्या उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है या उसमें लेबल चेंज हुए हैं, और उसके बाद अगर अमेरिका जा रहा है तो ऐसे मामलों में उसने अमेरिका ने कहा है कि हम इसमें 40% का टैरिफ चार्ज करेंगे। माना ये जा रहा है कि भारत को जब अपना नेगोशिएशन टैरिफ को लेके भारत करेगा अमेरिका के साथ या कर रहा है, उसमें इन चीज़ों को बहुत सतर्क होकर समझने की ज़रूरत है, खास तौर पर कंट्री ऑफ ओरिजिन और ट्रांसशिपमेंट को लेकर। सर कंट्री ऑफ ओरिजिन कहिए या लेबलिंग वाला मामला कहिए, इसको लेकर हम लोगों ने मनी सेंटर में चर्चा भी की थी। जब इंडिया पाक के बीच में जो हल्की टेंशन्स जो इरप्ट होती हुई नज़र आई थी, उस समय भी कहा जा रहा था कि यहाँ के प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में पहुँचाया जा रहा है, उससे हज़ारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। सीधी बात है कि यहाँ के रॉ प्रोडक्ट्स को उठाया जा रहा है, मान लीजिए शर्ट पैंट ले लिया गया और वहाँ के पोर्ट्स पर जाकर उसके लेवलिंग को बदल दिया जा रहा है और वहाँ बेचने की कोशिश की जा रही थी। क्या यही वो मामला है, या ट्रांसशिपमेंट को अगर आसान भाषा में समझना हो तो ऐसे समझा जा सके? देखिए, ट्रांसशिपमेंट करने का एक मकसद तो तब की, अगर भारत पाकिस्तान की बात करें तो भारत ने अपने सभी तरह के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी थी। और जब हम पाकिस्तान पे इस तरह की रोक लगा रहे थे और दूसरे तरीके के एक तरह से क्लैम्प डाउन कर रहे थे पाकिस्तान के साथ बिजनेस को, तब ये बात निकल के आई थी कि पाकिस्तान को भारत का चूंकि सीधा ट्रेड बहुत कम है, लेकिन जो अलग अलग तरह के रूट्स के जरिए जो ट्रेड है वो लंबा चौड़ा है। उसमें दुबई का रूट हो गया, उसमें श्रीलंका का रूट हो गया, उसमें दूसरे देशों का के जरिए जो ट्रांसशिपमेंट के जरिए इन कंट्रीज़ में पहुंच रही है। भारत का माल दुबई पहुंचा, दुबई पहुंच के वहाँ लेबल चेंज हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पहुंचा। तो एक तरह से कंट्री ऑफ ओरिजिन उसका इंडिया हुआ, लेकिन पहुंच गया वो पाकिस्तान, और सीधे तौर पर कोई ट्रेड भी होता हुआ नजर नहीं आया। उसमें हालांकि टैरिफ का मामला नहीं था, भारत सीधे तौर पर उसमें रोक लगाना चाहता था इस तरह के एक्सपोर्ट पे। यहाँ मामला ये है कि अमेरिका को ये लग रहा है कि वियतनाम भारत भेजेगा सामान, यहाँ पे उसको कम टैरिफ मान लीजिए, हाँ बिल्कुल, बेसलाइन टैरिफ, हाँ बिल्कुल। जबकि याद कीजिए सर, वियतनाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर में था जब अमेरिका ने सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया था। बिल्कुल, तो वियतनाम पे ज़्यादा टैक्स था, तो वियतनाम की तरफ से ये हो सकता था कि वहाँ के जो माल है भारत वाया रूट, बिल्कुल भारत आकर 26% के टैरिफ, मान लीजिए 26% का भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगता, इसके जरिए अमेरिका पहुँच जाता, तो वो जो टैरिफ का एक जो डाइवर्जन है, बचाने की जो कोशिश है, उससे बचने के लिए उसने 40% टैरिफ लगा दिया, ताकि जो वियतनाम का माल है वो सीधा वियतनाम से ही अमेरिका जाए, और कितने पे जाए, 20% के टैरिफ पे चला जाए। जी। तो खैर कुल मिला के मामला भारत और अब अमेरिका के बीच में ज़्यादा बड़ा है कि क्या किस तरह की ट्रेड डील दोनों देशों के बीच में एक
होने वाली है बेचारी। जी चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देश में एसयूवी की बढ़ती मांग के चलते छोटी कारों की बिक्री में भारी गिरावट आई। इसी को लेकर मारुति सुजुकी काफ़ी चिंतित नजर आ रही, क्योंकि भारतीय बाजार में मारुति सबसे ज़्यादा कारों की सेल करने वाली कंपनियों में से एक है, जिसमें इसकी छोटी कारें जैसे ऑल्टो, वैगनआर सबसे ज़्यादा बिकती है। हालांकि बीते 2 साल में इन मॉडल्स की डिमांड में काफ़ी कमी आई। पहले जहां कंपनी की कुल बिक्री में छोटी कारों का कंट्रीब्यूशन 2/3 था, वहीं अब यह घटकर मात्र 50% से भी नीचे चला गया। इसी बीच खबर आ रही है कि भारत सरकार छोटे वाहनों के लिए फ्यूल एफिशिएंसी नियमों में बदलाव करने वाली KAFE यानी कैफे 3 रेगुलेटरी नॉर्म्स को अप्रैल 2027 से इफेक्टिव किया जा सकता है। लेकिन अब टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, JSW MG मोटर्स इंडिया और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स मारुति सुजुकी का विरोध करना शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला? बड़ा जटिल मामला है। मैं भी प्रवीण सर से समझने की कोशिश करता हूँ। क्या है सर? 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने मनी सेंट्रल में भी चर्चा की थी कार्बन एमिशंस नॉर्म्स को लेकर। कहा जा रहा था सियाम को चिट्ठी लिखी गई। सियाम कहते हुए दिख रहे थे कि अगर ये नियम लागू हो गया तो कार कंपनियों का तो भट्टा बैठ जाएगा। ऑलरेडी स्टॉक्स पाइलअप है, 52,000 करोड़ का माल बिक नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, देश का ऑटो सेक्टर इस वक्त एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है और सबसे ज़्यादा पूरे ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ी जो क्राइसिस से गुजर रही है अगर कोई कंपनी, तो उसका नाम है मारुति सुजुकी जी। अभी अगर आप जून के जो नंबर्स आए हैं उसको अगर हम देखें, कल भी हमने बात की थी, 16% की गिरावट मारुति सुजुकी की सेल्स में आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस जून। बिल्कुल। तो मारुति सुजुकी की समस्या है छोटी कारों की बिक्री की समस्या, क्योंकि मारुति देश में सबसे बड़े पैमाने पे सबसे बड़ी कंपनी है। मिडिल क्लास को अगर गाड़ी लेना हो सर, तो सबसे पहले नाम आता था मारुति सुजुकी का। ये आज से नहीं चलन है, 10 साल 20 साल से पहले से भी चला। बिल्कुल ट्रस्टेड ब्रांड है। सस्ती और छोटी गाड़ियां बनाने में, हैचबैक गाड़ियां बनाने में मारुति को महारत है। कम सीसी की 850, 900, 1000 सीसी की गाड़ी है, 1200 सीसी की गाड़ियां बनाने का मामला है। अब उस पे पूरे कारोबार पे, कामकाज पे तलवार सी लटकती नज़र आ रही है। मारुति के लिए एक बड़ा मसला अपनी 50% मार्केट हिस्सेदारी को बचाने का भी है जी। तो अभी तो पूरी इंडस्ट्री एक तो जो सेल्स के स्लो डाउन से गुजर रही थी, उसके बाद रेयर अर्थ मेटल का या मैग्नेट का मामला आ गया, वहाँ निपटती हुई नज़र आई। और उसके बाद अब एक नई आफत आ गई कैफे 3 की, जो आपने कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी की बात की। उसके नए नॉर्म अगले साल से लागू हो जाएंगे, अप्रैल 2027 से। अब उसमें मामला ये है कि जो नियम है वो ये कहते हैं कि इसमें जो आपकी छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए जो किलोग्राम का बेस है उसके आधार पर उनके लिए फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। उनका जो एमिशन है CO2 का, वो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो उसमें कम होना चाहिए। बड़ी गाड़ियां जो भारी वजन की हैं उनके फ्यूल एफिशिएंसी भी कम हो सकती है और उनका जो एमिशन है वो उसके गाड़ी के वेट के आधार पे ज़्यादा हो सकता है। अब मारुति ने सरकार को ये चिट्ठी लिखी कि भैया हमको इस नियम से, या उन्होंने ये कहा कि 1000 किलोग्राम तक की जो गाड़ियां हैं उनको इस नियम से में आप रियायत दीजिए, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी और जो एमिशन है इसमें थोड़ी रियायत दीजिए, क्योंकि देश में जो आम आदमी है वो उसके लिए कारें खरीदना मुश्किल हो जाएगा, जो कि पहले से बड़े एक स्लो डाउन का शिकार हैं। जी जी। अब इसके जवाब में टाटा मोटर, JSW MG, टोयोटा ने और M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चिट्ठी लिख दी है। मोर्चा खोल दिया। सियाम को चिट्ठी लिख दी उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो रियायत देने का कोई मतलब है नहीं। फिर उनका तर्क ये है कि मारुति जो कह रही है कि छोटी कारों की बिक्री पे तलवार लटक जाएगी, बिक्री बंद हो जाएगी, आम आदमी गाड़ियां कैसे खरीदेगा। उन्होंने कहा ये सब बेमानी बातें हैं। इन कंपनियों का ये कहना है कि इस बात का कोई मतलब नहीं है कि गाड़ी के वेट का उसके फ्यूल एफिशिएंसी या उसके उत्सर्जन से और कारों की बिक्री का कोई सीधा कोरिलेशन नहीं है। लोगों की जो प्रेफरेंस है कारों को लेके वो दरअसल पिछले कुछ वर्षों में बदली है और इस वजह से लोग छोटी कारें अब खरीदना छोड़ रहे हैं। मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर जो है, परचेजिंग बिहेवियर, वो बदला है। बिल्कुल। इसके पीछे का क्या कारण है सर, वो मैं आपसे समझना चाहूँगा। छोटी गाड़ियाँ नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीदना चाह रहे हैं, बल्कि 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख की गाड़ियाँ खरीदना चाह रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए, था क्या कि मारुति बनाती थी प्लेन वनीला कार्स,
अब तक अगर हम उस हिसाब से देखें, जहाँ फीचर्स बहुत कम है। एक सिंपल एक कार है जिसमें 4 पहिए हैं जो माइलेज दे रही 20, 22, 25 किलोमीटर का। और सेफ्टी का भी इशू रहता था सर। सेफ्टी को लेके बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। इंजन की कैपेसिटी भी 1 लीटर या उसके आसपास की है। तो उस तरह से वो एक मास लेवल के लिए मारुति कारें बना रही थी। ओके। और लोग खरीद भी रहे थे जब तक लोगों के पास परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं थी। मारुति ने भी अभी जो बात कही अपनी सरकार के पास जो तर्क है, उसमें भी उसने कहा कि लोगों की इनकम कम है, साहब लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे कैसे। फिर दौर आया फीचर्स का, मजबूत गाड़ियों का, ऐसी गाड़ियाँ जो ऑफ रोड पे चल सकें, किसी भी तरह के टेरेन पे जिनका चल सकें, जिनके जरिए एक एक्सपीरियंस। गाड़ी चलाने का मतलब केवल ये नहीं हुआ कि एक इंजन और 4 पहिए हों जी। गाड़ी चलाने का मतलब फिर लोगों को ये लगा कि उसमें एक एक्सपीरियंस आना चाहिए कार के साथ, कि उसमें फीचर्स हों, साउंड सिस्टम बहुत बेहतरीन हो, एयर बैग्स हों, दुनिया भर की चीज़ें हो। सरकार ने एयर बैग से 6 की पॉलिसी भी लाई। उसका भी मारुति ने कहा कि साहब ये हमारे लिए बड़ा कॉस्ट जो है बढ़ाने वाला होगा और फिर लोग नहीं खरीद पाएंगे गाड़ियाँ। तो मतलब तो टाटा, टोयोटा, M&M और आपकी MG, ये इनकी गाड़ियों में आपको तमाम तरह के फीचर और ये गाड़ियाँ बिल्कुल। और इन कंपनियों ने SUVs पे फोकस किया। चाहे आप M&M को देख लीजिए, चाहे आप टाटा को देख लीजिए। और तर्क ये भी है कि सर उसकी ब्रांडिंग पर, उसकी मार्केटिंग पर वो भी तगड़ा खर्च किया गया। लोगों को दिखाया गया कि भाई ये ले लो, ये टोरा है इसका। लोगों की देखिए कस्टमर प्रेफरेंस भी चेंज हुआ। एक वक्त हम देखते थे सेडान को बड़ा लग्जरी माना जाता था, लोग सेडान खरीदना चाहते थे। अब दौर ये आ गया कि कंपनियों को अपनी सेडान कारें बेचने मुश्किल होने लगी। कितनी कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में सेडान लॉन्च की है। खत्म सा एक तरह से उनका दौर है। बहुत लग्जरी जो आप उस सेगमेंट में जाएंगे वहाँ मिलेगी। नहीं तो लोग अब SUVs जो है, जितनी पूरे भारत के ऑटो सेक्टर की जो ग्रोथ आ रही है, कार पैसेंजर व्हीकल की बात कर रहा हूँ, वो पूरी की पूरी SUV लेड है इस वक्त। उसका बुनियाद में जो है वो SUVs हैं। इसका सर, इसके पीछे ये भी तर्क तो हो सकता है ना कि लोगों की कमाई भी अच्छी खासी बढ़ी है। लोग अब जो है नए जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जेनजीज को ईजिली से उनको आसानी से लोन भी मिल जा रहा है, तो लोन भी ले रहे हैं और उसके बाद अपना बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। ये भी एक तर्क हो सकता है सर? नहीं, बिल्कुल तर्क ये हो सकता है। जिन लोगों की कमाई अच्छी है वो अब छोटी कारें नहीं लेना चाहते। उनको एक्सपीरियंस चाहिए ड्राइविंग में, लंबी ड्राइव करने के। हाईवे अच्छे हुए हैं तो लोग लंबे ड्राइव पे जा सकते हैं। प्लस दूसरी बात ये भी है कि छोटी कारों की बिक्री में वाकई गिरावट आई है। और वो जो कस्टमर्स की प्रेफरेंस है, उसके बावजूद जो जिस तबके के पास पैसा है उससे निचला तबका गाड़ियां खरीदने में खुद को लाचार महसूस कर रहा है। और वहाँ पे मारुति का जो कंसर्न है वो नाजायज़ नहीं है, या हम कहें कि वो जायज़ कंसर्न है। देश में छोटी कारों की बिक्री आपकी इकोनॉमी की कंडीशन को भी बताती है। जिस तरह ट्रैक्टर की सेल बताती है कि रूरल इकोनॉमी कैसा कर रही है, मोटरसाइकिलों की सेल्स बताती है कि रूरल इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो वो आपकी छोटी कारों की बिक्री भी ये बताती है कि आपकी इकोनॉमी की आखिर रफ्तार है कैसी। जी एग्जैक्टली सर। तो बहुत बड़ी क्या कैफे 3 के नॉर्म्स को लाना मारुति के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि उससे कॉस्ट एस्केलेशन होंगे। कंपनी को नई, जैसे BS3 आया था तब भी प्राइस हाइक हुए थे। अगर कैफे 3 के नॉर्म्स आते हैं तो उसके बाद जब प्राइस हाइक होंगे तो क्या जो पहले से मंदी का शिकार है छोटी कारों का पूरा सेगमेंट, वो और मुश्किल में चला जाएगा। ये एक बड़ा कंसर्न। प्रवीण सर, एक लास्ट सवाल, क्योंकि आपने चूंकि नब्ज पकड़ लिया कार्बन एमिशंस को लेकर, नॉर्म्स को लेकर, हाल फिलहाल में खबर चल रही है कि आदमी 85 लाख की गाड़ियाँ, करोड़ों की गाड़ियाँ कौड़ियों के दाम बेच रहा है। इम्पाउंड हो जा रही है गाड़ियाँ। रोड पर आप चला रहे हैं, चलान तो छोड़ दीजिए, सीधे गाड़ी आपको कहा जाएगा आप निकलिए बाहर, आपकी गाड़ी को ले लिया जाएगा। क्या इसके पीछे स्क्रैपेज पॉलिसी, पेट्रोल लेने जाइए तो वहाँ आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, और तमाम तरह की जो अड़चने उसको मैं आपसे समझना ये फिलहाल दिल्ली में लागू किया गया है कि जहाँ पे कि गाड़ियों को 1 जुलाई से लागू हो गया है कि 15 साल से पुरानी आपकी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी आपकी डीजल कार को चलाने से रोक दिया गया है। पूरी तरह से बैन है और गाड़ियाँ इम्पाउंड की जा रही हैं। गाड़ियों पे कहा जा रहा है जो इम्पाउंड नहीं की जा रही उनसे कहा जा रहा है कि आप स्क्रैप में ले आइए, आपको गाड़ी चलाने की आपको इजाज़त नहीं होगी। तो इसने लाखों जो कस्टमर्स हैं, लाखों जो कार ओनर्स हैं, उनको मुश्किल में डाल दिया है कि अब अपनी इन गाड़ियों का वो करें क्या। मजबूरी है देखिए कि लोगों की
ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल की हो गई है वो फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म पर एकदम से बुरी तरह से वो चिमनी की तरह से धुआं फेंकने लगी है, बताइए, और पॉल्यूशन फैला रही है। सरकार को देखना चाहिए स्टडी करके कि कितना जो व्हीकल का जो पॉल्यूशन है वो सिटी में कितना है। अरे भाई आप ही तो 80-80 रुपया लेके आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे जाइए 80 रुपया दीजिए, वो लगा लेता है एग्जॉस्टर में, आपको प्रमाण पत्र दे देता है। जो पीयूसी अगर आप ले रहे हैं, पीयूसी अगर आपका ओके है, जहाँ पे कि आपको ये परमिशन है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, आपने उसका रोड टैक्स दिया है, फिर उस गाड़ी को बंद करने का मतलब है कि आम आदमी की जेब पर एक एडिशनल बोझ डालना। नहीं सर, फिर वो भी तो एक फेल्योर है ना, जो आप पीयूसी बांट रहे हैं 80 रुपए में, उसका क्या? एक तरफ आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पीयूसी का मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि अगर आप मेंटेन्ड तरीके से कार नहीं चलाते और आपकी गाड़ी ज़्यादा पॉल्यूशन या ज़्यादा धुआं दे रही है, CO2 ज़्यादा एमिशन उसका हो रहा है, तो वहाँ आपकी गाड़ी को फिर पीयूसी नहीं मिलेगा। पीयूसी नहीं मिलने पे 20,000 रुपये का चालान है। तो वो तो आपको इसलिए है कि आपका पॉल्यूशन चेक में रहे कि आपकी गाड़ी ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं कर रही है, ये चीज़ हो गई। लेकिन जो गाड़ियाँ ठीक मेंटेन रखी गई, और आजकल ज़्यादातर लोग रखते भी हैं सर्विस करा के और बाकी चीज़ों करके, अब जिसकी गाड़ी का पॉल्यूशन बिल्कुल तय जो क्राइटेरिया है, मानदंड है, उनके हिसाब से आप उस गाड़ी को भी बैन कैसे कर सकते हैं? तो ये एक पॉलिसी का बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है, जिसके जरिए आप सोचिए, अगर मान लीजिए 5-6 लाख, तो आज ही मैं एक खबर देख रहा था कि ऐसे समय पर सर जब 5-6 लाख की गाड़ियों पर 2 लाख 2.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ रहा है, एक्स शोरूम प्राइस अगर आप देख लीजिए और ऑन रोड आप देख लीजिए, उसमें 2.5 से 3 लाख का अंतर है। अब 7-8 लाख से कम की कोई गाड़ी है नहीं, और उसमें कुछ मिलता भी नहीं है आपको। अगर आप ठीक से अगर आप देखेंगे तो गाड़ी अगर आप खरीदने जाएंगे तो 10 लाख रुपए से कम में कार है नहीं ठीक ठाक। तो 9-10 लाख रुपए का आपने खर्च का बोझ लोगों पे डाल दिया, जिन लोगों के पास 10 या 15 साल पुरानी गाड़ी है जी। तो ये एक बहुत, क्या ये भी एक तरीका हो सकता है क्या सर, कंजम्पशन को बूस्ट अप करने के लिए, सेल्स को उठाने के लिए? तो ये कंजम्पशन को बूस्ट करने का तरीका नहीं है, इसमें भी आप इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, आप RTO भी दे रहे हैं, आप बाकी के मेंटेनेंस करा रहे हैं। तो कार को जो बहुत सारे लोगों को खर्च है, जो बहुत सारे लोगों को आप उसका पेमेंट भी कर रहे हैं। तो जिनको नई गाड़ी खरीदनी होगी वो खुद ही खरीद लेंगे। जब किसी को लगेगा कि उसकी गाड़ी चलने में अनफिट है, तो गाड़ी कोई स्वतः अपने आप बदल देगा उसको। लेकिन आप बाय फोर्स, मैं देख रहा था कि दिल्ली NCR में अगर आप देखेंगे तो गाजियाबाद में शायद 5 लाख के आसपास हैं, नोएडा में 4-5 लाख गाड़ियाँ ऐसी हैं जो चलने से जिनका बैन होना तय है, और यहाँ भी होगा अभी दिल्ली के बाद गाजियाबाद, नोएडा और दूसरे जो NCR के पार्ट है वहाँ पे भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि लाखों गाड़ियाँ एकदम से आप स्क्रैप की वैल्यू पर आ गई, जो कि ढंग की गाड़ियाँ हैं, अच्छी खासी गाड़ियाँ हैं। लेकिन इस देश में सर स्क्रैपेज पॉलिसी भी तो उतनी अच्छी नहीं है, 5-6 लाख को खपाएंगे कहाँ, ये भी समस्या है। उसमें तो मुझे लगता है 50,000 रुपये शायद देने का ऐसा कुछ प्रावधान है इंसेंटिव, कि फिर आप वो लेके जाइए और फिर आप गाड़ी खरीदिए। देखिए तो इसका मतलब 6-7 लाख रुपए की कॉस्ट का बर्डन लोगों पे पड़ने वाला है। आप 10 लाख का बता रहे थे तो 50,000 दे दो, 9.5 लाख का बर्डन है। चलिए, चर्चा तो है सर, अंतहीन है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।